गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं बेटा। ये जो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट की वीडियो है बेटा, वो है हमारे पास जो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो चैप्टर है उस सीरीज़ में बेटा हम 8th वीडियो लेके आ रहे हैं। ये हमारे लिए है वीडियो नंबर बेटा 8 हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं बेटा। इससे पहले वाली वीडियो में बेटा हम लोगों ने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को हमने अलग अलग करा था। आज हम उन सारी कड़ियों को बेटा क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का वीडियो हम कैसे बनाएंगे अब आप देखने वाले हैं बेटा। ये देखिए, मैं आपको पूरा फॉर्मेट बना रहा हूँ बेटा। यहाँ पे आप इस तरीके से पूरा फॉर्मेट बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का। हाँ, ये फॉर्मेट करीब करीब आपका 2 पेजेस तक खींच जाएगा। तो इसको फॉर्मेट को बनाते हैं बेटा। ये देखिए, ये आपको 3 कॉलम बनाने होंगे बेटा इसके अंदर में। अभी तक मैं आपको केवल 2 कॉलम बनाता था, तो मैंने यहाँ पे 1 कॉलम और यहाँ पे ऐड कर दिया। आप देखेंगे बेटा यहाँ पे। तो पहला कॉलम जो बनेगा बेटा, यहाँ पे ऊपर हेडिंग आएगा बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमारे पास यहाँ पर फॉर द ईयर एंडेड, जिस भी ईयर के लिए बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड मान लीजिए 31 मार्च 2020 है। ऊपर लिख देंगे AS3 रिवाइज्ड, यानी कि हम लोग है ना, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 पे बेस्ड होता है। ये इनिशियली आपको बताया था हम लोगों ने, AS3 पे बेस्ड होता है। रिवाइज्ड बनाएंगे। यहाँ पे बेटा आएगा आपका पर्टिकुलर्स आएगा बेटा, और यहाँ पे आएगा आपका डिटेल्स, और यहाँ आपका कॉलम आएगा बेटा अमाउंट का कॉलम यहाँ पर आपका आएगा बेटा। तो बेटा इस फॉर्मेट में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा, उसके नीचे इन्वेस्टिंग आएगा, फिर हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी आएगा। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। मैं इसका फॉर्मेट आपको समझा रहा हूँ साथ साथ में बेटा कैसे करेंगे। यानी कि हम लोगों ने कर चुका है, एक फटाफट से हमारा रिवीजन है, रिकैप है। तो इसके लिए बस वो हम वर्ड वही याद रखेंगे बेटा, क्या PPT II आपको याद होगा, DP ली DP गत्ता, और ये ईशान शर्मा। ये वाला वर्ड हमें याद रखना है जो अभी हम तक करते आ रहे हैं। PPT, DP ली DP गत्ता एंड ईशान शर्मा। सबसे पहले बेटे यहाँ से शुरुआत करते हैं। जो हम कहते हैं हमारे गाड़ी का इंजन है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। आपको याद आ रहा होगा पहले हम क्या करते थे। तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर का जो अमाउंट है वो डिटेल्स वाले कॉलम में आप लिखने वाले हैं बेटा। मैं फिर से बता दूं आपको, आप कहाँ लिखने वाले हैं। यस, डिटेल्स वाले कॉलम में आप लिखने वाले हैं नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर का अमाउंट। उसके बाद हम बिल्कुल इस तरीके से चलते चले जाएंगे, और यहाँ पे हम एप्रिशिएशंस को ऐड करेंगे। ये एप्रोप्रिएशंस कहलाते हैं हमारे पास, जो PPT II के नाम से हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने लिखा था, यहाँ पे आएगा प्रपोज डिविडेंड आएगा, और आपको बताया भी था प्रपोज डिविडेंड हमारे पास कहाँ का आएगा बेटा। यस, ये प्रपोज डिविडेंड हमारे पास हमेशा प्रीवियस ईयर का आएगा, क्योंकि करंट ईयर का हमारे लिए क्या माना जाता है बेटा, लाइबिलिटी माना जाता है। उसके बाद आएगा हमारे पास क्या, यस, अगला P किसके लिए है, PPT II में। और यहाँ लगा भी देते हैं, I पे हम सर्कल लगा देते हैं क्योंकि माइनस होगा, और इस DP पे भी सर्कल लगा देते हैं। फिर हमारे पास आता है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। इसकी हमने एडजस्टमेंट बताई थी। एडजस्टमेंट नहीं दे रखी हो तो ये हमेशा किसका लेते हैं बेटा, करंट ईयर का लेते हैं। फिर हमारे पास क्या आता है PPT, T का मतलब क्या था, ये ऐसे डायलॉग याद रखना है, PPT II DP ली DP गत्ता, और हमारे लास्ट में क्या है, ईशांत शर्मा हमारे पास है। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझना, क्योंकि ये अगर हमने समझ लिया तो हमें इस चैप्टर में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। ये आप भी जानते हैं इस बात को। तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा। हम लोग यहाँ पे आएगा ट्रांसफ़र टू रिज़र्व। ट्रांसफ़र टू रिज़र्व, आपने किसी भी रिज़र्व में पैसा ट्रांसफ़र किया है तो वो आ जाएगा हमारे पास। प्लस और क्या चीज़ आएगी बेटा हमारे पास, यस, आई का मतलब क्या था, यस, आई का मतलब था हमारे पास इंटरिम डिविडेंड पेड। जो साल के बीच में डिविडेंड अगर कंपनियां पे कर देती हैं तो हम लोग वो भी कंसिडर करेंगे। और माइनस क्या करेंगे, यस, इनकम टैक्स रिफ़ंड। अगर इनकम टैक्स का कोई रिफ़ंड मिलता है तो माइनस हो जाएगा। तो ये सब कुछ करने के बाद 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 आइटम करने के बाद हमारे पास कुछ आता है। तो उसका नाम हम लोगों ने क्या दिया था, उसको बोलते थे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा हमारे पास निकल करके। उस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर में हम लोग क्या याद करते थे, यस, DP ली DP हम लोग याद करेंगे।
तो यहाँ पे क्या क्या मतलब था, इनको हम क्या बोलते थे बेटा, यहाँ पे हम करेंगे प्लस करते हैं, प्लस माइनस करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। क्या बोलते हैं इनको, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, इनको हम लोग बोलते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसके लिए हमने एक वर्ड भी याद किया था यहाँ पे, उस वर्ड का नाम क्या था बेटा, यस था डीपी ली। डीपी वर्ड हम लोग याद करते थे, ये वाला हम कर ही चुके हैं। इसके लिए क्या वर्ड याद किया, ये लिखना नहीं है वहाँ, केवल समझने के लिए पीपीटी आई है। और यहाँ पे वर्ड हम लोगों ने क्या याद करा, डीपी ली डीपी, जिसमें लास्ट वाले 2 आइटम हम लोगों ने माइनस किए थे। तो क्या क्या प्लस करते हैं, यस पहला आइटम क्या है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है। और अगले वाले पी का मतलब क्या है, और पी का मैंने मतलब का नाम इसका थोड़ा मैंने चेंज कर दिया, मैंने बताया भी आपको। इसको हम क्या बोलेंगे, होता है पोरोड की फॉर्म में ही है, यानी कि हम उसको बोलते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। लॉस ऑन इशू डिबेंचर है, यानी कि जो पोरोड हम पे करते थे होता उसी फॉर्म में है ये, लेकिन पोरोड हमारी बैलेंस शीट के आइटम है, तो लॉस ऑन इशू डिबेंचर है हमारे पास ये, ठीक है बेटा। और अगले वाले एल का मतलब क्या है, यस ये है हमारे पास लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। पी का ध्यान रखें, पी को हम लोगों ने एल के द्वारा क्या कर दिया है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है हम लोगों ने, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स आ गया हमारे पास। और आई का मतलब क्या कहलाता है, यस इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग। इंटरेस्ट जो हमारी बोरोविंग पे आया है वो यहाँ पे आ जाएगा इसके अंदर में, चाहे वो डिबेंचर हो या कोई किसी भी तरह का लोन हो। और 2 आइटम बेटे यहाँ पे केवल माइनस होते हैं हमारे पास, यस क्या है बेटा वो, इसको बोलते हैं डिविडेंड ऑब्लिक रेंट ऑब्लिक इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये होगा तो हमारा माइनस हो जाएगा। और ये पी का मतलब क्या है, यस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर कोई भी आपको प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये सारे आइटम हमारे पास यहाँ पे आते हैं इस तरीके से। तो ये हम लोग ये 6 आइटम मैक्सिमम होते हैं। इन सबको करने के बाद फिर कुछ आता है हमारे पास, उसका हम क्या नाम देते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बड़ा सारा नाम है इसका। और उसके बाद यहाँ पे किसकी एडजस्टमेंट करते हैं, यस मैं इसको बोलता हूँ गत्ता। गत्ता क्यों बोलता हूँ, कि गत्ते पे हम लोगों ने लिखा हुआ है, कई बार हम लोग गत्ते पे लिखते हैं। गत्ते पे क्या लिखते हैं, यस गत्ते पे हम एक चीज़ लिखेंगे कि कभी भी हमारी करंट एसेट अगर डिक्रीज़ करेगी तो प्लस करेंगे, एंड प्लस क्या करेंगे, इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी, उसको हम प्लस करते हैं। और माइनस क्या करते हैं, यस इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इसका मतलब भी समझाया था, आपकी करंट एसेट कम होगी तो उसका मतलब हमारे पास गत्ते का मतलब हम कहीं पे भी इस तरह से गत्ते पे कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, ताकि हमें केवल याद रहे कि हमें क्या हम लोगों ने किया है। जैसे मान लीजिए गत्ता है हमारे पास, इस गत्ते पे हमने लिख लिया है, यानी कि अगर डिक्रीज़ हो गई है करंट एसेट तो हमने ऐड करना है, बस ये याद कर लेंगे। बाकी सारी चीज़ें इसके हिसाब से चलती रहेंगी। तो अगर हम देखेंगे तो इंक्रीज़ होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा करंट एसेट में। क्यों, क्योंकि करंट एसेट कम होती है तो पैसा आता है, ख़रीदेंगे तो पैसा जाएगा। अब करंट लायबिलिटी का रूल इसके अपोजिट होता है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। यानी कि अगर कभी भी हमारी करंट लायबिलिटी अगर क्या होती है बेटा, अगर हमारी इंक्रीज़ होगी हमारी करंट लायबिलिटी तो प्लस हो जाएगा, और डिक्रीज़ होगी तो करंट लायबिलिटी हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने गत्ते पे कॉन्सेप्ट बनाया, कई बार पहले भी उस चीज़ को हम समझ चुके हैं। ये आप ज़रूर इस बात का यहाँ पर बेटा ध्यान रखेंगे। फिर से बता देता हूँ, डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस होगा और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी भी प्लस होगा, और इनके उल्टे इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को क्या करते हैं बेटा, हम लोग माइनस करते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात थी। तो वही बात हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है, पहले की वीडियो में भी समझाया है, आप देख सकते हैं। ये गत्ता कहलाता था, गत्ते पे हम लिख लिया हम लोगों ने। और इन सबको करने के बाद हमारे पास फिर कुछ आएगा बेटा, यानी कि थोड़ी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बड़ा है, इसको क्या बोलते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसका नाम दूंगा मैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस दूंगा। और इसमें से क्या करूंगा, टैक्स पेड को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। जो हमारा ईशान शर्मा होता था, नहीं है तो आप नील लिख देना, लेकिन लिखने की हैबिट ज़रूर बनाना। टैक्स पेड को आप माइनस कर दोगे तो हमारे पास क्या चीज़ निकल के आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसका नाम ए देंगे हम लोग। और ये हमारा आंसर जो आएगा वो यहाँ पे भी आता है बेटा। और ध्यान रखेंगे ये जो आंसर आएगा हमारा, जो आउटर कॉलम बना हुआ है, यानी कि ये वाला कॉलम है, यहाँ पर भी ये वाला अमाउंट हम लोग दिखाएंगे। यानी कि अभी तक जितने भी काम किए वो पहले वाले इनर वाले कॉलम में करे, लेकिन ये काम हम आउटर कॉलम में करेंगे। तो ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट है। आप कहेंगे सर बहुत बड़ा फॉर्मेट है। हाँ, बड़ा तो है, याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये 6 नंबर हमें दिलाएगा। क्योंकि आपके क्वेश्चन में इतनी सारी चीज़ें एक साथ नहीं आएंगी। मैं चाहूँगा अब आप इसका क्या ले लें बेटा, एक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं आए। ये हमारा डायलॉग बिल्कुल याद रखना है आपको। ये हमारा मेन फोकस है, पीपीटी आई, डीपी ली डीपी, और ये हमारा गत्ता है। और लास्ट में हमारा ये क्या है, ईशान शर्मा है। इन सबको करने के बाद हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, उसके बाद इसी फॉर्मेट को आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, और हमारे पास कंटिन्यू करेंगे तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट इसी के नीचे कंटिन्यू हो जाएगा। मेरे पास स्पेस नहीं था, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, स्पेस ना होने के कारण उसको मैं अगले पेज पर लेके जा रहा हूँ। यानी कि इसी को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे बेटा। वही हम 3 कॉलम बनाएंगे, जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बनाए थे यहाँ पे कॉलम। ये 3 कॉलम हमारे पास बनेंगे बेटा। ये तो यहाँ पे वो कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, पुराना फॉर्मेट जो है वही पर्टिकुलर। अगर आपका भी पेज भर जाएगा तो आपको भी अगले पेज से ही करना पड़ेगा कंटिन्यू। पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो जो चीज़ें आती थी याद है, हम लोगों ने अलग से भी किया था। उसी फॉर्मेट को हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे बेटा। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना, छोटा सा ही है। आपको मालूम है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यही फॉर्मेट हम लोगों ने वहाँ किया था। उनसे पैसा हमारे पास आ जाता है तो हम प्लस कर देते हैं, और माइनस क्या कर देते हैं हम लोग बेटा, यस परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। और यहाँ मैं परचेज ऑफ गुडविल भी अलग से लिख देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी बच्चे भूल जाते हैं। और एक चीज़ देखो, मैं खुद भूल गया हूँ, यस एक चीज़ प्लस करना भूल गया हूँ। कोई बात नहीं, नीचे भी लिख सकते हैं, डिविडेंड ऑब्लिक इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये सारे आइटम यहाँ हमारे पास आ जाएंगे। इसके बाद इन सब को हम नलीफाई करेंगे, और इसके बाद जो अमाउंट होगा उसको यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। ये हमारा केबीसी का दूसरा पड़ाव कहलाएगा, बी। इसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये हमारा दूसरा आ जाएगा। उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम आगे लिखेंगे क्या, नेगेटिव में आएगा तो यूज्ड लिख देंगे यहाँ पे। अब लिखेंगे यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको मालूम है क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो बस वो चीज़ें लिख देंगे। हम लोगों ने अलग अलग भी किए इन क्वेश्चंस को, आपको मालूम है। तो यहाँ पे आएगा इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ डिबेंचर। आपको मालूम है इन चीज़ों से पैसा हमारे पास आता है, बस हम चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर आके आपका रिवीजन भी हो रहा है। और यहाँ पे आएगा प्रोसीड्स फ्रॉम लोन एंड पब्लिक डिपॉजिट। मैंने एक में लिख दिया है लोन एंड पब्लिक डिपॉजिट, प्लस इनसे ही पैसा आता है। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, बैंक साथ साथ लिख लें तो बेहतर रहेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। और अब हम क्या करेंगे, अब हम माइनस भी करेंगे इन चीज़ों को। यानी कि अगर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होगा माइनस करेंगे हम लोग क्या, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। और
पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन और एंड पब्लिक डिपॉजिट अगर कोई है तो, और डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो पहले काम किया था बस उन हिस्सों को जोड़ेंगे हम। डिक्रीज इन ड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आएगा माइनस इंटरेस्ट पेड और माइनस जाएगा डिविडेंड पेड। ये दोनों को मैंने अलग अलग दिखाया क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये चीज़ें। इन सबको करने के बाद हमारे पास एक अमाउंट आएगा, उसको बोलते हैं सी। सी का मतलब हमारे पास क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और इसका आंसर भी हम आउटर कॉलम में लिखेंगे यहाँ पे। अब इतना करने के बाद क्या करना है, इस फॉर्मेट को आगे अभी थोड़ा हम कंटिन्यू करेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमारे तीनों फाइनल आंसर निकल के आए ABC, मैं चाहूँगा एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो तीनों चीज़ें निकल के आई हैं ABC यानी कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का जो आंसर निकल के आया है उसको क्या करेंगे बेटा, आप ऐड भी यहाँ पर करेंगे तीनों को। उससे हमारे पास नेट इंक्रीज़ और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा। यानी कि जस्ट हमारा ये रिवीजन है, ये मैं अगले पेज पे लेके आ जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फिर स्पेस की क्या आ रही कमी आ रही है। थोड़ी इस तरह की क्लियर रहे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके एक बार। अब यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे इस फॉर्मेट को। अब यहाँ से तो बहुत बड़ा फॉर्मेट हो गया, नहीं 2 पेज में फॉर्मेट ये आ जाता है थोड़ा सा, क्योंकि हमने करीब करीब सारे आइटम्स को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो ये हमारा फॉर्मेट बनता था, आपको ध्यान होगा। यहाँ पे हमारे पास पर्टिकुलर्स का कॉलम आएगा, डिटेल्स, अमाउंट। यहाँ पे क्या करेंगे, अब लिखेंगे नेट इंक्रीज़ और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। अब A जमा B जमा C, यानी कि जो तीनों एक्टिविटी का आंसर आया है ABC, उन तीनों को क्या करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, और तीनों का ही हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे आंसर लिखेंगे। तीनों को प्लस करके सीधा एक अमाउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रखेंगे बैलेंस शीट में, वो अमाउंट यहाँ पे ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आपका आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर ये जो अमाउंट क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आपका वही अमाउंट आया जो बैलेंस शीट में अगर आपको दे रखा है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन में कन्फर्मेशन हो जाती है। आपके आंसर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं वो हम ऐड कर देंगे। इसके अंदर में आपका कैश इन हैंड आ जाता है बेटा, उसका अमाउंट ऐड कर देते हैं। कैश एट बैंक हो गया, उनके अमाउंट हैं, वो अमाउंट जो होते हैं उनको हम लिखते चले जाएंगे, और उनका अमाउंट जो टोटल है वो यहाँ लिख देते हैं बेटा हम लोग, वो हमारे पास आ जाएगा। मैं कैश एट बैंक को नीचे लिख देता हूँ बेटा ताकि आपको याद रहे। कैश एट बैंक, कैश इन एंड कैश एट बैंक नॉर्मली होते हैं। अगर यहाँ पे अगर आपके मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं तो वो भी यहीं लिए जाएंगे बेटा, आपको बता दूं मैं। और करंट इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं तो वो भी आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही लिए जाते हैं। कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, मैंने बताया। करंट इन्वेस्टमेंट भी लिखी हुई हैं और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी लिखी हुई हैं, तो वो भी यहाँ ली जाएंगी। कहो तो मैं नीचे लिख देता हूँ, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, फिनिश हो जाएगा। ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आंसर हमारा टैली कर जाएगा। हम तीनों को प्लस करेंगे, तीनों को प्लस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो कैश इन हैंड कैश एट बैंक का, वो ऐड करने के बाद हम ऐड कर लेंगे इस अमाउंट को। उसके बाद क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा बुक से क्या हो जाना चाहिए, मैच हो जाना चाहिए। मैच हो गया तो सब कुछ सही है। अब पूरे बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके ऊपर मैं आपके लिए आने वाला हूँ। यहाँ मैंने 2 चीज़ और बताई, यहाँ पे ध्यान रख देता हूँ, मैं स्टार बना देता हूँ कि यानी कि आपकी क्या करंट इन्वेस्टमेंट को भी क्या माना जाता है, करंट इन्वेस्टमेंट को, और या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हों उसको भी क्या माना जाता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को भी क्या मानते हैं हम लोग, यस, उनको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानते हैं। तो ओपनिंग वाला अमाउंट हम ऐड कर देंगे, उनको हम CC मानते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से उनको बेटा हम लोग जानते हैं। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे।
अब मैं आगे बताऊंगा कि कैसे हम लोग बैलेंस शीट के साथ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। बेटे इससे पहले कि हम बैलेंस शीट के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें तो मैं आपको एक बता रहा हूँ कि बैलेंस शीट देखिए किस फॉर्म में होती है नॉर्मली। ये देखिए ये आपकी बैलेंस शीट होती है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो बैलेंस शीट में आपके नॉर्मली क्या दिए होते हैं, शेयर होल्डर फंड दिया होता है, नॉन करंट लायबिलिटी दी होती है, फिर आपको करंट लायबिलिटी दी होती है। आपने देखा होगा, मैं आपको मोटा मोटा हेडिंग बता रहा हूँ। फिर आपको नॉन करंट एसेट दी होती है और करंट एसेट होती हैं। इन 5 मेजर हेड के अंदर में हमारी बैलेंस शीट क्या हो जाती है बेटा, कवर हो जाती है। उसी फॉर्म में क्या करेंगे बेटा, हम लोग एनालाइज भी करेंगे आज हम लोग। इन 5 फॉर्म में आपकी बेसिकली बैलेंस शीट कवर हो जाती है। ये मान लीजिए 31 मार्च 2020 दे रखा है आपको, ये 31 मार्च 2019, इस तरह की आपको एक बैलेंस शीट दी होगी। उसी से हम चीज़ों को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मान लीजिए आपको ये फिगर आपको 5 लाख का दे रखा है, ये फिगर आपको 3 लाख का दे रखा है, मैंने मान लिया। ये फिगर आपको फिर दे रखा है 6 लाख का दे रखा है, ये वाला फिगर आपको 8 लाख का दे रखा है, मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये फिर आपको 5 लाख दे रखा है, ये आपको 7 लाख रुपए दे रखा है। आप इनका टोटल करेंगे, टोटल देखिए कितना आ गया, 5 और 13 और 7 20 लाख रुपए इधर का आ गया, इधर आ गया 3 और 6 9 और 5 14 लाख रुपए यहाँ आ गया। और यहाँ पे आपको दे रखे हैं 8 लाख रुपए के, ये आपको दे रखे हैं 6 लाख रुपए के, ये आपको कितने के दे दिए बेटा, 12 लाख रुपए के दे दिए, और ये आपको 8 लाख रुपए के दे दिए। ये आपके क्या आ गए, 20 लाख रुपए आ गए, ये भी आपके कितने आ गए, 20 लाख रुपए आ गए। इस तरह से एक बैलेंस शीट आपको गिवन होगी। उसकी हेल्प से अगर हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो मोटा मोटा याद क्या रखना है आपको बेटा, ये देखिए शेयर होल्डर फंड हमेशा फाइनेंसिंग में आता है, ध्यान रखेंगे बेटा। ये भी चीज़ कहाँ आती है, फाइनेंसिंग में आती है, मालूम है, क्योंकि शेयर होल्डर फंड मेन पार्ट किसका है, फाइनेंसिंग का, ये भी फाइनेंसिंग का पार्ट है। ये आपके ऑपरेटिंग में आता है, मालूम है। नॉन करंट एसेट्स हमेशा आपके इन्वेस्टिंग में आएंगे और करंट एसेट हमेशा ऑपरेटिंग में आएंगे आपके। तो एक वर्ड हमने बनाया है इसके लिए भी, फिर FFO आयो। कौन आयो भैया, FFO आयो, कोई तूफान नहीं आयो, क्या आयो बेटा, FFO आयो। ये नाम रख सकते हैं, FFO आयो, यानी कि शेयर होल्डर फंड हमारे पास क्या है, हमारे पास का नॉन करंट लायबिलिटी। ये इनका आंसर जो आता है, ये जो हेडिंग्स जाते हैं वो हमेशा ज़्यादातर फाइनेंसिंग में जाते हैं। और करंट एसेट करंट लायबिलिटी गत्ते वाली आइटम है, आपको मालूम है। ये दोनों कहाँ जाते हैं, हमारे पास ऑपरेटिंग में जाते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग में जाते हैं। छोटा सा ट्रेंड बताया मैंने, तो आप यानी कि जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको आइडिया लगेगा। तो यानी कि कभी भी अगर आपकी चीज़ें बढ़ रही हैं, देखिए बढ़ रही हैं तो क्या होता है, देखिए 3 लाख से 5 लाख हो गई, बढ़ गई हैं, तो आपको मालूम है इसको फाइनेंसिंग में क्या करते थे हम लोग, यस प्लस करते थे, क्योंकि दिस इज इंक्रीज इन द कैपिटल। ये भी 6 लाख से 2 लाख हो गई, ये भी फाइनेंसिंग में क्या होती थी, प्लस होती थी हमारे पास, ठीक है जी। ये करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी भी क्या होती थी हमारी, बढ़ गया पैसा, ऑपरेटिंग में प्लस हो जाता था। ये 8 लाख से 12 लाख हो गई, हमने बढ़ गई हमारी एसेट्स, तो हम लोगों ने परचेज़ किया होगा। ये इन्वेस्टिंग में माइनस होता था, करंट एसेट बढ़ गई, ये मेरी ऑपरेटिंग में क्या होती थी, माइनस होती थी। यानी कि एक मैंने थोड़ा सा ट्रेंड बनाने की कोशिश करी है। तो इस तरीके से हम बैलेंस शीट को भी एनालाइज करेंगे, कौन सी आइटम कहाँ जाएगी। यानी कि ये जो आइटम होती है नॉर्मली पहले वाले 2 फाइनेंसिंग में जाते हैं, और करंट एसेट करंट लायबिलिटी जनरली ऑपरेटिंग में जाती है, और नॉन करंट एसेट से किसका आंसर निकल के आता है, इन्वेस्टिंग। अगर ये चीज़ें बढ़ रही हैं तो आप देखेंगे ये चीज़ें प्लस होती हैं और ये माइनस, और घट रही होंगी तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ें माइनस होंगी और ये वाली चीज़ प्लस होगी। मैंने ये आपको ट्रेंड बताने की यहाँ पे कोशिश करी है। अब मैं एक एग्जांपल के साथ इसमें आगे बढ़ूँगा बेटा ये आपके सामने देखिए, ये इलस्ट्रेशन नंबर 48 है आपके लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम हमारे सफ़र की शुरुआत करेंगे कि कैसे हम लोग काम करें इन क्वेश्चंस के अंदर में। तो आपको बताता हूँ, फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ टेक्नो इंडिया लिमिटेड की बैलेंस शीट हमें दे रखी है। इसकी हेल्प से हमें क्या बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन दिया इन्होंने, बस यही क्वेश्चन है, और उन्होंने वर्ड नहीं लिखा, प्रिपेयर लिखा है भाई, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इसकी हेल्प से हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो मैं बताऊंगा कि ग्रेवाल साहब की बुक का एक क्वेश्चन जरूर आप देखिए, 5.57 है। कैसे इस क्वेश्चन को करा जाएगा ये मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शेयर होल्डर फंड हमेशा जनरली कहाँ आता है, ये फाइनेंसिंग में आता है, ये हमारे पास कहाँ आता है, ऑपरेटिंग में आता है, ये आपको मालूम है। अब नॉन करंट लायबिलिटी नहीं दे रखी है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये नॉन करंट एसेट हमेशा किस में आती है, इन्वेस्टिंग में आती हैं, और ये हमारी ऑपरेटिंग में आती हैं। जनरली चीज़ें ये आपको मालूम होना चाहिए। इस तरीके से हम इन चीज़ों को लेते हैं बेटा यहाँ पे। सो एक एक करके चीज़ों को एनालाइज करते हैं। पहले हम एनालिसिस करना सीख लें, यानी कि कभी भी बैलेंस शीट मिलती है तो बैलेंस शीट पे टूट पड़ो भूखे शेर की तरह। कैसे, ये आपके 20 लाख से 25 लाख की कैपिटल हो गई है, शेयर कैपिटल हो गई, तो समझ जाइए कि क्या करेंगे। यस सर, ये फाइनेंसिंग में क्या होगा, प्लस हो जाएगा। मोटा सा आइडिया लगा लीजिए, पेंसिल लेके बैठ जाइए, ठीक है।
रिजर्व सरप्लस है, इसका नोट नंबर दे रखा है, इसकी डिटेल दे रखी है। तो नीचे चलेंगे हम लोग, 1 लाख से 2,30,000 हो गया, हमने देखा ये भी 1 लाख से 2,30,000 हो गया। यानी कि हम वर्किंग नोट को रेफ़र करेंगे, और भी कोई चीज़ें यहाँ दे सकती हैं। इसको हम अपनी गाड़ी का एक तरह से इंजन मान लेते हैं, और यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या होगा बेटा, शुरुआत हो जाएगी। ये हमारा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर होता है बेटा। जो हमारा रिजर्व सरप्लस है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये हमारी गाड़ी का जो इंजन होता है, हमारा 1 लाख से 2,30,000 का प्रॉफिट हो गया। जैसे मैंने आपको मोटा मोटा बताया, जो शेयर होल्डर फंड होता है उसके अंदर हमारे पास हमेशा क्या होता है बेटा, फाइनेंसिंग के अंदर आता है। लेकिन ये है, इसका एक हिस्सा जो है इससे ज़रूर निकल के आता है। प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। तो ये हमारे पास 1,30,000 रुपये से शुरुआत होगी। जो प्रॉफिट हमारा जो आया 1,30,000 रुपये का आया, ये हम ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे, और ये मतलब यहाँ से शुरुआत होगी। ये हमारा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर होता है। आज हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं जो बैलेंस शीट वाला है, इस कारण से आपको ऐसा लगेगा, लेकिन हो जाएगा। करंट लायबिलिटी आपको मालूम है, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी होती है। ये करंट लायबिलिटी एक एक चीज़ को एनालाइज कर लेते हैं। करंट लायबिलिटी हमारी देखिए कम हो गई है, तो करंट लायबिलिटी कम है तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। ये मैंने भी आपको स्टार्टिंग में एक बड़ा फॉर्मेट बताया था, यानी कभी भी चीज़ें कम होंगी तो क्या होगा यहाँ पे, यानी कि ये हमारे पास जो लायबिलिटी साइड की आइटम होती हैं, कभी बढ़ती हैं तो प्लस होता है, और कम होती हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अभी करेंगे क्वेश्चन को पता लग जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मेट है। नॉन करंट एसेट्स हैं 5 लाख से 6,60,000 हो गई है, बढ़ गई हैं, तो इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इन्वेंट्री है 8 लाख से 9 लाख हो गई है, बढ़ गई है, बढ़ गई तो ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा, बिल्कुल माइनस हो जाएगा। करंट एसेट तो है ही हमारे पास, ये हमारे 12 लाख से 11.5 लाख कम हो गई है, इसका मतलब हमारे पास पैसा आ गया होगा ट्रेड रिसीवेबल से। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये बेटा ऐसी चीज़ें है, इसके लिए एक हम डायलॉग बोल सकते हैं बेटा, इनसे आपको दूर रहना है, नहीं तो दे कैन कैच फायर, हम बोल देते हैं आग लग सकती है। यानी कि इनसे दूर रहेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि ये तो बिल्कुल अंत में आएंगे, लास्ट ओवर है, ये 20वां ओवर है 2020 का, समझ लीजिए। यानी कि इनसे हमें दूर रहना है। अभी ये लास्ट में हमारे आंसर में आते हैं, जो हम लोगों ने फॉर्मेट में बताया था। ओपनिंग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3 लाख दे रखा है, तो ऑटोमेटिकली हमारा क्लोजिंग का कितना आना चाहिए, 470 आना चाहिए। अगर आता है तो हमारा सब कुछ सही है। तो हम लोगों ने एक ओवरऑल ये एनालाइज किया क्वेश्चन, उसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। यानी कि आप इलस्ट्रेशन नंबर 48 का चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही क्वेश्चन है। नोट नंबर 1 में तो कुछ था नहीं, बिल्कुल सेम ही फिगर थे। और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ बेटा। सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या होगा, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, आपको मालूम है इलस्ट्रेशन नंबर 48 है, और यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा। देखिए ये हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम बनेगा, और यहाँ डिटेल्स, और नीचे अमाउंट तक जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं, ऊपर हेडिंग आएगा बेटा हमेशा पहले तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि CBSE के अंदर में इनकी भी वेटेज होती है। नहीं लिखेंगे तो 25% मार्क्स से काट देते हैं। एज ऑन 31 मार्च 20 को हमें क्या करना है बेटा, ये बनाना है। जो हमारा ईयर एंडेड है वो हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए फॉर द ईयर एंडेड आएगा बेटा, ये है ना, क्या आएगा, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 AS3 रिवाइज्ड हम फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमें लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम, ये आसान क्वेश्चन होगा लेकिन हम अपना पूरा दारोमदार लगाएंगे यहाँ पे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखेंगे, और जो जो आपको वादा किया गया है वहाँ से शुरुआत करेंगे हम लोग इन चीज़ों की। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपको बताया, आपने सवाल में देखा भी, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हमारी गाड़ी का इंजन 1,30,000 आ गया। अब आपको याद होगा PPTII है, ये वर्ड्स आपको हमेशा याद रखने हैं, गुनगुनाने हैं। PPTII में इन क्वेश्चन में कुछ नहीं मिलेगा, आपको बता रहा हूँ मैं, आपको बहुत आसान लगेंगे क्वेश्चन। आपको यहाँ पे आपको लिखना था, ये हम लिखना भूल गए थे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम लिख देते हैं, यहाँ ये आपके क्या होते हैं बेटा, पर्टिकुलर्स, ये आपकी क्या होंगी, डिटेल्स, और ये आपके लिए क्या होगा बेटा, अमाउंट होगा। P का मतलब क्या, यहाँ पे हमारे पास प्रपोज डिविडेंड है, नहीं था। क्या हमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, नहीं दे रखा, हमने क्वेश्चन में पढ़ के और देख के पता लग जाता। ट्रांसफर टू रिजर्व है, नहीं है। I का मतलब इंट्री डिविडेंड है, नहीं है। इनकम टैक्स रिफंड है, नहीं है। तो बस खत्म। ये नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर क्या बन गया हमारा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन गया। चलिए दूसरी चीज़ क्या होती थी, DP होती थी हमारे पास। डेप्रीशिएशन है क्या, नहीं है। P का मतलब हमने बताया था लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हो गया, है क्या, नहीं है।
लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है क्या? नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है क्या? नहीं है। डी का मतलब डिविडेंड रिसीव है क्या? नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है क्या? नहीं है। बस खत्म सर, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ जी, यही हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हो गया। क्या करंट एसेट और में इंक्रीज डिक्रीज है क्या? बिल्कुल है। वो हम लोग देख लेते हैं। हमने देखा था यहाँ पे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में, यहाँ से हमने देखा था करंट लायबिलिटी 7 लाख से 4.5 लाख हो गई। तो ये क्या करा था हम लोगों ने, यस करंट लायबिलिटी कम हो रही थी तो हमने क्या करा था, उसको माइनस किया था। ये ऑपरेटिंग में क्या हो गया था हमारा, माइनस हो गया था। ये भी हमारा ऑपरेटिंग में माइनस, ये ऑपरेटिंग में क्या हो गया था, प्लस हो गया था। तो कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं, हम तो इसी ऑर्डर में चलेंगे जिस ऑर्डर में सवाल है। ट्रेड पेबल क्या हो जाएंगे बेटा आपके, कम हो जाएंगे 2.5 लाख रुपये से। ट्रेड पेबल कम हो रहे हैं तो आप लिख देंगे माइनस, लिख देंगे यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। फॉर्मेट तो आपको बताया ही था। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना बेटा, 2,50,000। हम अपने तरीके से ही करेंगे बेटा। फिर हमारे को अगला दे रखा था इन्वेंट्री थी, इन्वेंट्री हमारी बढ़ गई थी तो माइनस करेंगे, माइनस लिखेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री। 1 लाख रुपए डिक्रीज़ हो गए थे ट्रेड पेबल। और इसके अलावा हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल हमारे कम हो गए थे तो प्लस लिखेंगे डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। वो कितना था बेटा, 50,000 था। ये गत्ते वाला काम हो गया, ये था ना हमारे पास गत्ता था, ये गत्ते वाला काम ही तो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है जी। और ईशान शर्मा था, ईशान शर्मा भी नहीं है लेकिन लिखेंगे जरूर, सबकी बैटिंग आनी चाहिए साहब। ये 50,000 प्लस होगा तो अल्टीमेटली 50 प्लस हो रहा है और 1 30 और 50 180 और ये आ रहा है हमारा माइनस में 380 आ रहा है। नहीं 3 50 आ गया तो अल्टीमेटली तो क्या आ गया 1,30,000 और 50 180 हो गया था और माइनस हो गया था 3,50,000 तो माइनस का 1,70,000 आ गया। सर ये क्या करा रहे हो सर, कोई बात नहीं बेटा, नेगेटिव आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सोचने वाली बात नहीं है। ये क्या कहलाएगा हमारे पास बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, कैश। आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान सा लग रहा है। हाँ जी बेटे, बड़े क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, बस एक बार आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना और तरीके पे आपको रखना है। माइनस करेंगे टैक्स पेड, टैक्स पेड हमेशा नील रखिए आप। 1,70,000 नेगेटिव आ गया, बस ये हमारा फाइनल आंसर है। ये भी हमारा यहाँ फाइनल आंसर आ जाएगा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। हमारा केबीसी का ए पढ़ा हुआ आ गया। आई होप दिस इज़ क्लियर। ए पढ़ा हुआ आ गया होगा करने का तरीका। अब अगला हेडिंग आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में खाली एक ही आइटम थी जैसे हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे। ये हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में खाली यही था। 5 लाख से 1,60,000 हो गया तो 1,60,000 बढ़ गया तो क्या मान लेंगे, यस परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,60,000 नेगेटिव। यानी कि लंबी चौड़ी कहानी नहीं है बस। तो इसका अल्टीमेटली क्या कर रहे थे, इसका बैलेंस कर क्या करेंगे, ये तो यही आ गया सर, ये तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। दोबारा लिख दिया 1,60,000 नेगेटिव। इसके आगे लिखेंगे हम लोग कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये हमारे पास बी पार्ट हो जाएगा इसका। ठीक है जी, दूसरा बड़ा आ गया। अब क्या लिखेंगे हम, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, बिल्कुल हम देखते हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या बनता है हमारे पास। आपको बताया था फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो ये स्टार्टिंग में होती है। तो बस यही है, 20 लाख से कितना हो गया हमारा शेयर कैपिटल, 25 लाख हो गया। कितना बढ़ गया सर, ये तो 5 लाख बढ़ गया। येस 5 लाख रुपए क्या करेंगे हम लोग, प्लस करके दिखा देंगे और क्या लिखेंगे, येस इंक्रीज इन द शेयर कैपिटल। ठीक है, या इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल कितना आ गया बेटा, 5 लाख आ गया। तो बस यहाँ 5 लाख आ जाएगा। और चाहो तो सीधा लिख सकते हैं, कुछ है ही नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा 2 आइटम होते तभी तो टोटल लगाते। ये भी 5 लाख, ये 5 लाख पॉजिटिव में आ गया तो क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम,
एक बार आया हुआ है बेटा CBSE में, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आ गया था, सबको फ्री का नंबर बटे, सी आ गया हमारे पास। अब इन तीनों का निचोड़ निकालेंगे, यानी कि मैंने बताया था आउटर कॉलम अमाउंट लिख देते हैं हम लोग। अब इन तीनों का निचोड़ निकालेंगे, उसको क्या बोलते हैं, कैश इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन तीनों को प्लस करेंगे, यानी कि माइनस का 170, माइनस का 150, प्लस का 5 लाख, तो ये आ गया 330 और ये आ गया 1,70,000 आ गया प्लस का। यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे हम लोग नेट इंक्रीज इन कैश। मेरे साथ आप जुड़े रहिए, आप 4-5 क्वेश्चन अगर आपने देख लिए तो आपको पता लग जाएगा कैसे क्वेश्चन को करना है। A प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ा तो जोड़ के कितना आ गया, ये सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे। अब 1,70,000 आया, ये 1,70,000 लिख देंगे। अब इसमें क्या ऐड करेंगे हमारे फॉर्मेट के हिसाब से, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप देखेंगे सवाल में मैंने कहा था इनको कभी नहीं टच करना। इनकी बारी आ गई, 3 लाख रुपए ऐड करेंगे। देखिए वो 1,70,000 जा रहा था, 3 लाख ऐड करेंगे 470 आ गया। ये हमारा बिल्कुल सही आ गया आंसर। यानी कितना आ गया हमारे पास, ये हम लोगों ने 170 आया था। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको कितना दे रखा था, ये भी सीधा आउटर कॉलम में लिखिए 3 लाख। अब इनको ऐड करिए कितना आ गया, इन सबको तो छोड़ देते हैं क्योंकि हमें यही वाला अमाउंट कंसिडर करना होता है लास्ट में। तो इनका टोटल हमने देखा, इनका जो टोटल आया है वो हमारे पास कितना आ गया बेटा, यस ये हमने लाइन ड्रॉ करी दी थी यहाँ पे, 170 और 3 4,70,000 आ गया। और 4,70,000 ही हमारा क्या आ रहा था, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से हमारा बुक से आंसर मैच कर गया। अगर ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस मैच कर जाता है इसका मतलब सब कुछ सही है और हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट यहाँ आ चुका है। तो मैं चाहूँगा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्योंकि पहले आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं, आपने देखा, उसके बाद आप इन्वेस्टिंग निकालते हैं, फाइनेंसिंग। बहुत आसान है। यानी मेन अगर आपको एक बार ऑपरेटिंग आ गई ना तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऑपरेटिंग आपको बहुत अच्छे ढंग से कराई हुई है बेटा, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अब इसके बाद आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर हम लोग 49 करेंगे बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 49 में देखेंगे हम लोग, हमें प्रिपेयर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे पहले हम लोगों ने बात करी थी, बैलेंस शीट ऑफ लीवा लिमिटेड है। एक एक आइटम को एनालाइज करेंगे हम लोग, देखते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल 180 से 210 हो गई है। हमने ईयर भी चेक करने हैं, सीधे हैं नहीं है, ठीक है। और कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है क्या, कोई नहीं है, सिंपल करेंगे। शेयर कैपिटल हमारी बढ़ गई है तो आपको मालूम है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए शोल्डर फंड फाइनेंसिंग में आता है, ये भी फाइनेंसिंग में आता है, ये ऑपरेटिंग में जाती हैं चीज़ें, ये इन्वेस्टिंग में जाती हैं, ये ऑपरेटिंग में जाती हैं। तो मोटा मोटा अपन को आइडिया है। और 2 चीज़ें हैं जिनको टच, एक चीज़ है जिसको टच नहीं करना, खतरनाक है, मैंने बताया था आग लग सकती है, मत करना टच, गड़बड़ हो जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सबसे पहले शेयर कैपिटल आया 180 से 210, दिमाग में पिक्चर बना ली सर, ये बढ़ गया है फाइनेंसिंग में प्लस। और ये हमने करा ही था कि अगर ये चीज़ें लाइबिलिटी साइड की चीज़ें बढ़ती हैं तो भाई ये प्लस होता है, और एसेट साइड की चीज़ें बढ़ती हैं तो माइनस होता है, क्योंकि वो परचेज हो गया। और अगर रिवर्स होगा तो उल्टा हो जाएगा। रिजर्व सरप्लस है, ये हमारी गाड़ी का इंजन होता है। इंजन के बारे में जानकारी देख लें, इंजन सही है कि नहीं। 24 से 32 हो गया, इसका मतलब यहाँ से हमारी गाड़ी की शुरुआत होगी। ये हमारे पास, यानी कि यहाँ से ये चीज़ थोड़ी हमारी आ जाती है ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, यानी कि नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1,08,000 रुपये का नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोविंग है 1.5 लाख से 1.5 लाख है। भैया ख़त्म कहानी, हमें क्या करना है, धरना छोड़ो। ट्रेड पेबल हैं, ट्रेड पेबल आपके बढ़ गए हैं, करंट लायबिलिटी बढ़ गई है, तो ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इनका जो भी डिफरेंस आएगा, शायद 48,000 है, ये लिखनी जरूरत नहीं है, खाली ऑपरेटिंग में प्लस कर लीजिए। आसान है स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपके। ये आपकी टेंजेबल एसेट्स हैं, ये हमारी बढ़ गई हैं तो क्या हो गया, इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने परचेज़ कर ली होगी। ये आपको मोटा मोटा आइडिया बताया ही था अभी हम लोगों ने। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, ये भी इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगी आपकी, माइनस हो जाएगी, ये आपको बताया था। अब आते हैं यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल हैं, ये बेटा CCE ही होते हैं, ये ध्यान रखना है। ये क्या माने जाते हैं आपके, ये आपके CCE ही माने जाएंगे, इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। यानी कि करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है, मैंने बताया भी था जब आपको, आज इस वीडियो में मैंने फॉर्मेट आपको बताया था 8वीं वीडियो में ही। तो ये भी कैश एंड कैश में, तो इनको भी टच नहीं करना कभी, इनको करंट एसेट की तरह ट्रीट मत करो। सर ऐसा क्यों, ये मार्केटेबल है, इसका मतलब ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ये हाईली लिक्विड एसेट्स हैं।
अच्छा, इन्वेंट्री हमारी बढ़ गई है, इन्वेंट्री बढ़ गई है तो करंट एसेट क्या हो जाएगा हमारे ऑपरेटिंग में, क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, हमने परचेज़ किया होगा जो भी डिफरेंस होगा। ट्रेड रिसीवेबल हमारे बढ़ गए हैं, इसका मतलब ये भी ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाकी ख़त्म, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, जान ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर में, बड़े क्वेश्चन में जान होती भी नहीं है। तो ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सर आपने तो इतनी सारी चीज़ें करा दी पहले हमें। अरे हाँ, एग्ज़ाम में इतना बड़ा नहीं आएगा आपके लिए, ठीक है, ये थोड़ी सारी चीज़ें पूछेंगे, वो हमने फॉर्मेट किया था। अब हम करेंगे, यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 49 लेके आ रहे हैं हम लोग। AS3 रिवाइज्ड और फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। इन सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद हमें आगे बढ़ना है, और ये हमारे पास डिटेल्स, ये हमारे पास अमाउंट, ये फॉर्मेट हमारा बिल्कुल तैयार है बेटा। यहाँ पे हमारा फॉर्मेट ये, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यस पर्टिकुलर्स, डिटेल्स और रुपीज़, ये तैयार है हमारे पास। अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम, और थोड़ा हम ऊपर से शुरू करेंगे ताकि ना नीचे तक आते आते हमारे पास इस बेस भी बचा रहे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारी गाड़ी का इंजन आपको दिखाया था, 1,08,000 रुपये हमारी गाड़ी का इंजन था। ये आपको याद होगा, 24 से हमारा प्रॉफिट 1,32 हो गया था रिजर्व सरप्लस के अंदर में। बाकी नोट में भी यही दे रखा था आपको, 1,08,000 रुपये यहाँ लिखा हम लोगों ने, सॉरी यहाँ नहीं लिखेंगे, ये तो हेडिंग है हमारे पास, यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग देयर 1,08,000। तो डायलॉग क्या था लिख लेते हैं, PPT जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपके लिए बेहतर रहेगा। TP ली, DP गत्ता, इनका गत्ते का बहुत रोल है। और ये हमारे ईशान शर्मा, क्या प्रपोज डिविडेंड है, नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, नहीं है, ट्रांसफर टू रिजर्व है, नहीं है, इंटरिम डिविडेंड है, नहीं है, इनकम टैक्स रिफंड है, नहीं है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन है, नहीं है, P का मतलब हमने L बना दिया था उसको बाद में, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है, नहीं है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स नहीं है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स नहीं है, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट कुछ भी नहीं है। सीधा हमारे पास यहाँ पे गत्ता ही यहाँ पे इन क्वेश्चंस के अंदर आपको दिया हुआ है। तो देखते हैं गत्ते के अंदर क्या क्या आइटम थी हमारे पास। आपने देखा था ये हमारा ऑपरेटिंग में प्लस हो रहे थे, ये दो चीज़ें माइनस हो रही थी। इसका नाम ट्रेड पेबल था, ट्रेड पेबल इंक्रीज़ हो रहे थे, और ये दोनों चीज़ें भी हमारी इंक्रीज़ ही हो रही थी। तो हम क्या करेंगे हम लोग, तो फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस चीज़ को हम ऐड कर देंगे। सबसे पहले क्या आएगा, इंक्रीज़ इन ट्रेड पेबल, यानी कि इनका आप डिफरेंस निकाल दीजिए। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना है हमारा, यस 48,000 था। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम लोग क्या, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री था हमारे पास, डिफरेंस निकाला, हमारे पास 83,000 आ गया बेटा। और हमारे पास क्या दे रखा था, फिर दे रखा था इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। बिल्कुल इसी फॉर्मेट से आप करिए, बुक में फॉर्मेट ऐसे दे देते हैं ताकि आपको दिक्कत होती है। आपको यही फॉर्मेट बताया गया, आप यही फॉर्मेट से करिए, सिंपल तरीके से आप करते चले जाइए इन चीज़ों को। तो करेंगे तो ये अल्टीमेटली इन सबको करने के बाद 50,500 आ गया। 50,500 को हम क्या बोलेंगे, यस कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। आप हमेशा लिखिए कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, भूलना नहीं है ईशान शर्मा की बैटिंग को हमें। माइनस टैक्स पेड करेंगे, यहाँ पे टैक्स पेड नील है। 50,500 उसको क्या लिखेंगे हम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, और इसको अमाउंट को आउटर कॉलम में भी लिख देंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब आगे चलेंगे, अगला क्या आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मालूम है आपको कहाँ मिलती है, एक ही जगह मिलती है,
दोनों ही परचेज थी, परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट और परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो दोनों को ले लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो कितना कितना अमाउंट आएगा वो देख लेते हैं। परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट 42,000 है और परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो हमारे पास 30,000 था, जो डिफरेंस आया। बस दोनों का टोटल किया हम लोगों ने, ये हमारे पास आ गया 72,000 नेगेटिव। यहाँ भी लिख देते हैं 72,000 नेगेटिव। ठीक है जी। आउटर कॉलम में तो चीज़ों को हमें लेके ही जाना ही है बेटा, मैंने बताया आपको। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग क्या, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, ये हमारा बी हो जाएगा। अब तीसरा हेडिंग आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आएगा। लिखने का तरीका हमें यही रखना है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको मालूम है तो शेयर कैपिटल आया था 30,000 का, बढ़ गया था। लॉन्ग टर्म बोरोविंग में कुछ था ही नहीं, अगर होता तो वो भी हम लोग करते। तो यहाँ पे क्या आ गया, यस इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। धीरे धीरे सब डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चन का बढ़ना शुरू होगा, मतलब अल्टीमेटली होना यही है। 30,000 ही आया। एक बार इसका टोटल भी करा हम लोगों ने, ये भी 30 आ गया। तो इसको जनरली हम यहाँ लिखते हैं, तो हमने हैबिट बना ली। कल को 2 आइटम होते तब भी तो लिखते हैं ना। ये सी आ गया और ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये बिल्कुल कहलाएगा क्या, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब तीनों का निचोड़ निकालेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस। 50,500 ए है, ये बी है, सी है, के सी के तीनों पड़ावों को प्लस करेंगे। 50,500 प्लस 30 80,500। 80,500 में से कितना गया, 80,500 में से हमारा 72,000 चला गया। ये मेरे पास 8,500 आ गया। तो ये में क्या कहलाएगा, मेरा कहलाएगा नेट इंक्रीज इन सी लिख देता हूँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आप पूरा लिख देना, ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 80। ये करने के बाद लाइन खींच देते हैं 8,500। अब इसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग, यस इसके अंदर ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम ऐड करेंगे। तो हमारा आंसर आना चाहिए ओपनिंग सीसी कितना है हमारे पास वो देख लेते हैं हम लोग। ओपनिंग सीसी यहाँ से पता लगेगा हमारे पास। देखिए दोनों को लेना पड़ेगा 60,000 और ये 9,500, यानी कितना है 69,500 है। इसको ऐड करने के बाद हमारा कितना आना चाहिए 54 और 24 ये आना चाहिए। ये तो ओपनिंग का सीसी हो गया हमारे पास। तो क्लोजिंग का सीसी कितना आना चाहिए हमारे पास 78,000 आना चाहिए। ऑफ कोर्स आएगा, यानी कि क्योंकि 8,500 डिफरेंस आ रहा था हमारे पास। तो यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे ओपनिंग का सीसी 69,500 प्लस किया। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी वो हम लोग देख लेते हैं। उसके अंदर एक तो करंट इन्वेस्टमेंट थी। करंट इन्वेस्टमेंट थी कितने की, 60,000 रुपये की। ये नर कॉलम में लिख लेते हैं हम लोग। करंट इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपये की थी। और हमारे पास खाली सीसी भी था कितने का 9,500 का। चाहो तो आउटर कॉलम में भी लिख सकते थे, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये आने के बाद हमारे पास ये 78,000 आ गया। ये ही हमारे कैश के सामने लिख देंगे क्या, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब हमारा ये आ गया है, इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल परफेक्टली हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, ओके आ गया है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को कवर करना था। तो मैंने आपको इलस्ट्रेशन 48 और 49 दोनों कराए। एक चीज़ और मैं कराना चाहता हूँ आपको, देखिए इलस्ट्रेशन 47 हम लोगों ने कवर नहीं किया था, ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कभी ऐसा आ जाए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी थी यहाँ पे भी। यहाँ देखो और भी आसान दे रखा था आपको, यानी कि ये ओपनिंग का कैश बैलेंस दे रखा था, क्लोजिंग का कैश बैलेंस दे रखा था। इनको तो भैया मैंने आपको बताया है, इनको तो हम टच भी नहीं करेंगे। इन्होंने क्या बताया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम बताया। ये मेरा ऑपरेटिंग के स्टार्टिंग इंजन हो गया। ये डिक्रीज़ इन ट्रेड पेबल था मेरे पास। ये क्या करूँगा मैं, डिक्रीज़ इन ट्रेड पेबल को आपको मालूम है कम हो गया मेरे, तो मेरे पास पैसा आ गया होगा। ऑपरेटिंग में इसको क्या करता हूँ प्लस, इंक्रीज़ इन ट्रेड पेबल है हमारे पास, ये भी ऑपरेटिंग में क्या होता है प्लस। सेल ऑफ फिक्स एसेट दे रखा है। सेल ऑफ फिक्स एसेट का हम लोग क्या करते हैं बेटा आपको मालूम है, ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। इन्वेस्टिंग में प्लस रिडेम्पशन डिबेंचर,
ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा। यानी कि ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर आएगा, ये फाइनेंसिंग का आंसर आएगा। यहाँ से हमारे पास स्टार्टिंग होती है, इनसे हमारे पास ऑपरेटिंग का आंसर आएगा। फिर तीनों का हम नेट निचोड़ निकालेंगे, ओपनिंग कैश एंड कैश बैलेंस ऐड करेंगे, उससे हमारा क्लोजिंग वाला 12,000 रुपये आंसर आ जाएगा। यानी कि ये भी हमारा था। इसके अंदर मैं सारी चीज़ें आपको क्या दे रखी थी बेटा, रेडीमेड से आपको दे रखी थी आपको। तो ये भी आप क्वेश्चन आप एक तरह से देख सकते थे। इसे बताता हूँ, थोड़ा सा इनका तरीका बताता हूँ। देखिए वो 20,000 उतारा इन्होंने, दो चीज़ें प्लस करी इन्होंने, 32 आ गया। ये मेरा ऑपरेटिंग आंसर आ गया। अपना फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग। ये हमारा इन्वेस्टिंग का आंसर आ गया, ये मेरा फाइनेंसिंग का आ गया, तीनों का निचोड़ 2,000 आ गया, ओपनिंग का ऐड करा, क्लोजिंग का कितना आ गया मेरे पास, 12,000 रुपये आ गया। अब मैं आपको एक काम दे रहा हूँ करने के लिए, यानी 3 इलस्ट्रेशन करने के बाद और फॉर्मेट को करने के बाद इस वीडियो को चाहे 2 बार देखें आप, आपको बिल्कुल समझ में आएगा बेटा। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। आप इस वीडियो के बाद आप मुझसे वादा करेंगे आप ये क्वेश्चन मुझे ज़रूर से ज़रूर करके दिखाएंगे। देखिए अभी मैंने आपसे जो क्वेश्चन किया वो मैं अब यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ओपनिंग के आपको कैश बैलेंस दिखा रखे हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग के आपको यहाँ पे कैश बैलेंस दिखाए हुए हैं। ये आप दोनों बैलेंसेस ले लेंगे बेटा, आपको मालूम है ये आपको टच नहीं करने हैं। अब आपको बिल्कुल तरीके से रखा, नेट प्रॉफिट दे रखा है, ये आपका ऑपरेटिंग में स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब हमारे पास दे रखा है डिक्रीज़ इन स्टॉक, तो हमारा ऑपरेटिंग में क्या हो जाता है बेटा, आपको मालूम है पैसा आता है, ये ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। इंक्रीज़ इन बिल्स पेबल, अगर हमारे बिल पेबल इंक्रीज तो भी ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, ये हमारा ऑपरेटिंग में प्लस होगा। गाड़ी का हमारा क्या है, ये इंजन है। और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स क्या आ जाएगा आपका, इन्वेस्टिंग के अंदर प्लस होता है। रीपेमेंट ऑफ लोन है, ये फाइनेंसिंग में क्या होता है, माइनस होता है। और इस तरीके से आप कर लेंगे तो आपका ओपनिंग कैश सब कुछ ऐड करने के बाद नेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ निकालेंगे, उसमें ये 50 और 150 प्लस करेंगे तो आपका 1,70,000 आएगा। तो इस तरीके से आप इस सवाल को करेंगे। मैंने आपको एक आइडिया दिया है। अब ऐसे इलस्ट्रेशन नंबर 40 भी आप करके दिखाएंगे। पहले मैं दिखा देता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 40 में क्या करना है। ये इलस्ट्रेशन 40 आप बिल्कुल ज़रूर करके दिखाएंगे। यहाँ पे आपको 2 नोट्स टू अकाउंट्स दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो शेयर कैपिटल दे रखा था आपको, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो वैसे तो आपको मालूम है ये हमेशा हम फाइनेंसिंग में लेते हैं, ये हम लोग फाइनेंसिंग में लेते हैं। ये हमारा ऑपरेटिंग में आता है FFO IO। तो आपको बताया था शेयर कैपिटल का तो यहाँ कोई रोल आया नहीं। यहाँ पे रिजर्व सरप्लस है, ये हमारी गाड़ी का इंजन होगा, यानी कि 96 से 98 हो गया, 2,000 रुपये हमारा प्लस हो जाएगा। आपको मालूम है ऑपरेटिंग के अंदर में शुरुआत होती है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, 60 से 90 हो गई है, इसकी डिटेल उन्होंने हमें दी है यहाँ पे। यानी कि 0 से हमारी क्या हो गई है, 40 हो गई है। तो ये हमारा फाइनेंसिंग में क्या हो गया, प्लस हो गया। 60 से 50 हो गया, ये फाइनेंसिंग में माइनस हो गया। आप क्या लिखेंगे, लोन टेकन फ्रॉम F लिमिटेड एंड रीपेमेंट ऑफ लोन टू बैंक, यानी कि अल्टीमेटली 30 ही आएगा। आएंगे दोनों फाइनेंसिंग में, थोड़ी डिटेल उन्होंने हमें दी थी वो हम लोगों ने फॉलो कर ली है। इसके अलावा आपके पास यहाँ करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल आएंगे, ट्रेड पेबल आपके क्या हो गए, बढ़ गए हैं। आपको मालूम है ये ऑपरेटिंग में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये फिक्स एसेट्स हैं, इसके लिए आपको नोट 2 अकाउंट्स दे रखा है, नोट नंबर 2, उसकी तरफ भी चल लेते हैं हम लोग। नोट नंबर 2 में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई इन्होंने, यानी कि हमें यहाँ पे इन्होंने, हाँ जी बेटा, यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया लैंड की वैल्यू हमारे पास 40,000 से 60,000 हो गई है। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, 20,000 रुपये की लैंड हम लोगों ने परचेज़ कर ली है। तो यानी कि वो अमाउंट वहाँ नहीं लेंगे जो दे रखिए, इनको डिटेल को कंसिडर करेंगे। ये इन्वेस्टिंग में प्लस होगा आपका। बिल्डिंग की वैल्यू आपकी 1,00,000 से 1,10,000 हो गई है। तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी हमारा बढ़ गई है वैल्यू हमारे पास। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 40 से 60 हो गई है। ये इन्वेस्टिंग में हमारा माइनस होगा। देखो ज़रा सा ध्यान बटा नहीं, बिल्डिंग की वैल्यू हमारी बढ़ गई है तो ये भी इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं मशीनरी का, देखते हैं मशीनरी की हमेशा ये वैल्यू कभी भी नहीं लेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको दे रखी हैं तो ये ग्रॉस वाली वैल्यू ही ली जाती है, ये वैल्यू कंसीडर नहीं की जाती। 2,14 से 2,40 हो गई है, नीचे कोई एडजस्टमेंट तो दे ही नहीं रखी है। तो अकाउंट बनाते हैं हम लोग, यहाँ सीधा देखेंगे 2,14 से 2,40 हो 44 हो गई है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसको भी इन्वेस्टिंग में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सारा ही माइनस हुआ जा रहा है। 54 यानी इन्वेस्टिंग में जनरली माइनस ही आता है। और 54 से 722 हो गई हमारे पास वैल्यू 18,000 रुपये। ये हमारा डेप्रीशिएशन आ जाएगा 18,000 रुपये। ये डेप्रीशिएशन ऑपरेटिंग में प्लस होगा। सर ये तो ऑपरेटिंग का भी आ गया, हाँ डेप्रीशिएशन तो आएगा भैया, ये डेप्शन ले लेंगे हम 18,000 रुपये, खत्म हो गई। अच्छा मैंने देखा भी यहाँ पे ये इंटरम डिविडेंड भी दे रखा है, यानी कि एडजस्टमेंट भी छोटी सी दे दी है। इंटरम डिविडेंड की एडजस्टमेंट भी आपको समझाई थी, इसको ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे हम लोग और फाइनेंसिंग में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जितनी भी एडजस्टमेंट होती है इनके डबल इफेक्ट होते हैं। आप करके देखना, नहीं होगा तो हम बिल्कुल आपको बताएंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिख सकते हैं। आपको याद होगा PPTII में हम लोग इंटरम डिविडेंड को क्या करते थे,
ऐड करते हैं तो फाइनेंसिंग में बाद में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी कि ये भी चीज़ पता लग गई, यानी कि ऑर्डर आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए हमारे पास जब क्वेश्चन सॉल्व करें। तो वापस इधर चलते हैं हम लोग, यानी कि ये हम लोग डिटेल कर लिए। अब इसको हमें कंसीडर करने वाली बात नहीं है। जब नोट्स टू अकाउंट दे देंगे तो इन वैल्यूज़ को कंसीडर नहीं किया जाएगा, उनकी डिटेल्स को ही हम कंसीडर कर लेते हैं। और यहाँ पे इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री की वैल्यू हमारी कम हो गई है तो इसका मतलब हमारा ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू बढ़ गई है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो क्या करेंगे, ऑपरेटिंग में मालूम है आपको, हम लोग माइनस कर देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ये बाद में आता है। तीनों एक्टिविटी का निचोड़ निकालेंगे तो उसमें ओपनिंग वाला 8,000 ऐड करेंगे तो क्लोजिंग कितना आ जाएगा मेरा, 7200 आ जाएगा। बिल्कुल आप करके देखेंगे इस तरीके से आप ये 40th क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग 41 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यानी कि पिछला क्वेश्चन था उसको मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो उसके लिए आप है ना, आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। यानी कि जब सॉल्व करेंगे तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे। ये हो गया, और वहाँ पर आपको नोट्स अकाउंट दे रखा होगा, वो भी आप वहाँ पे कंसीडर करेंगे। अब मैं आ रहा हूँ 41 क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। देखो 41 क्वेश्चन पहले भी हमने कभी किया है, यानी कि ये हमारे पहले भी बना हुआ है। देखिए ये वही FFO IO करके लिखा हम लोगों ने। यहाँ से हमारी गाड़ी की शुरुआत होगी। शेयर कैपिटल 2 लाख से 2,50,000 है हमारे पास, ये हमारा फाइनेंसिंग में प्लस हो जाता है। रिज़र्व है हमारे पास 50 और 70, ये ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। आपको मालूम है ये गाड़ी का हमारा क्या कहलाता है, इंजन है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, 1 लाख से कितनी हो गई हैं, 80,000 रुपये। अब मैं एक चीज़ें बताना चाहूँगा, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जाएंगी। यानी कभी भी लॉन्ग टर्म बोरोविंग इस तरह से देखें। अब यहाँ पे देख लीजिए, साथ साथ में परसेंटेज दे रखी है, यानी परसेंटेज दे रखी है तो इम्प्लाइड एडजस्टमेंट होती है। 12% हमें डिवेंचर पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो किसका निकालते हैं, कुछ बता नहीं रखा तो बेस ईयर को हमने डायलॉग बनाया था, बेबी को बेस पसंद है, तो यानी कि 1 लाख रुपये का कितना निकालेंगे, 12%, वो इंटरेस्ट आ जाएगा 12,000 रुपये का। ये ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे और फाइनेंसिंग में माइनस। जब ऑपरेटिंग में प्लस करें तो मैं छोटा सा स्टार बना लिया करो, ताकि याद रहेगा स्टार वाले आइटम बाद में फाइनेंसिंग में माइनस भी होंगे, नहीं तो फाइनेंसिंग से आते आते कई बार भूल भी जाते हैं। ट्रेड पेबल है हमारे, ठीक है जी, हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं, प्लस हो जाएगा। अदर करंट लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, माइनस हो जाएगी हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, यहाँ टेंजेबल एसेट्स हैं, आपको मालूम है। ये इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगी आपकी, माइनस हो जाएगी, बढ़ रही है। तो गुडविल में देखेंगे, गुडविल आपकी कम हो रही है तो रिटर्न ऑफ हो रही है, तो ऑपरेटिंग में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। आपको पता होना चाहिए ये गुडविल रिटर्न ऑफ होती है हमारे पास। इन्वेंट्री हमारी बढ़ रही है, माइनस हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल हमारे बढ़ रहे हैं, माइनस हो जाएंगे। और ये हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको मालूम ही है। लास्ट में करते हैं एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, 42 एक बार डिस्कस करेंगे। ये हमारी लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड ही देख लेते हैं पहले, चलो वो नज़र आ गई। तो ये हमारी गाड़ी का इंजन होगा, 1,01,000 रुपये। पहले तो मुझे इंजन ही नज़र आता है गाड़ी का। ये ऑपरेटिंग में क्या होता है हमारा, प्लस। ये मेरी शेयर कैपिटल बढ़ गई है, ये फाइनेंसिंग में प्लस। लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, ये हमारी फाइनेंसिंग में प्लस हो गई है। 30,000 रुपये तो फाइनेंसिंग में प्लस होंगे, लेकिन एक ध्यान रखना पड़ेगा, ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट जो है 15% का जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है वो भी हमें देखना पड़ेगा। यानी किस पे निकालेंगे, कुछ नहीं दे रखा, तो यस 50,000 का निकालेंगे, कितना 15% निकालेंगे, ये 7,500 आएगा। ये ऑपरेटिंग में प्लस होगा, साथ में स्टार लगा लेना, ध्यान रहेगा। और फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा। जितनी भी एडजस्टमेंट होती हैं सबके डबल इफेक्ट होते हैं। ट्रेड पेबल हमारे बढ़ रहे हैं, ठीक है जी, ऑपरेटिंग में प्लस हो रहा है, पैसा आ रहा है। अदर करंट लायबिलिटी कम हो रही है तो ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा। यानी कि आप पहले ऑपरेटिंग आइटम उठाते हैं हमारे डायलॉग के हिसाब से। फिर ये हमारे पास हैं 1,17 से 2,74 हो गई हैं, ये क्या हो जाएगी बेटा, यस इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगी, आपको मालूम है। नॉन का इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, ये भी इन्वेस्टिंग में माइनस। इन्वेंट्री हैं बढ़ रही हैं, ऑपरेटिंग में माइनस। ट्रेड रिसीवेबल कम हो रहे हैं, पैसा आया तो ऑपरेटिंग में प्लस। और ये आपको मालूम है, इनको टच नहीं करना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, लास्ट में आता है हमारे पास, इनको बिल्कुल भी आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से करेंगे, फिर भी दिक्कत होगी तो हम बताएंगे। फॉलोइंग द बैलेंस शीट और फाइन प्रोडक्ट, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको ज़रूरी है बेटा। ये आपको दे रखा है, यहाँ डिटेल्स भी कुछ दे रखी हैं आपको, उस पर भी चर्चा करेंगे। रिजर्व सरप्लस नज़र आता है 38 से 47, एक बार इसकी डिटेल ही देख लें नंबर 1, क्योंकि यहाँ से नहीं देखेंगे, यहीं से देख लेंगे। तो यहाँ दे रखा है, देखो अब देखेंगे तो पहले इस क्वेश्चन का एक हम लोग बस को ओवरऑल एक बार लुक देख लेते हैं क्वेश्चन का, ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए भी देखना हो तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं। यहाँ पर तो इसमें क्या दिया हुआ है, मैं सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ जनरल रिजर्व का अमाउंट दे रखा 20 से 30 हो गया, तो ये ऑपरेटिंग प्लस होता है, आपको मालूम है PPTIA के हिसाब से। ये 18 से 27 हो गया, ये हमारी गाड़ी का इंजन होगा,
9,000 रुपये। ऑपरेटिंग में प्लस होगा। आगे चलते हैं हम लोग, उसके बाद धीरे धीरे करके हम बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे फिर करंट लायबिलिटी आ गई हमारे पास। यहाँ पे ट्रेड पेबल है सबसे पहले हमारे पास। ये ट्रेड पेबल हमारे बढ़ गए हैं तो ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएंगे, आपको मालूम है। शेयर कैपिटल थी 3 से 350, ये फाइनेंसिंग में प्लस हो गया। अदर करंट लायबिलिटी हैं आपकी कम हो गई हैं तो ऑपरेटिंग में माइनस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, नोट नंबर 2 है, यहाँ से नहीं देखेंगे, नीचे जाके देखेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में यस प्रोविजन फॉर टैक्स से रखा है, तो आपको ये भी एडजस्टमेंट कराई थी। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स के नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है तो क्या करेंगे, ये जो करंट ईयर का अमाउंट है यस 2020 को हम करंट ईयर कहते हैं। करंट ईयर का जो अमाउंट है ऑपरेटिंग में प्लस होता है, और 2019 वाला जो अमाउंट है वो ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा बेटा आपका, अब माइनस हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे ये हो गया। फिक्स एसेट आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, डिटेल देखनी पड़ेंगी। यहाँ पे देखिए नोट नंबर 3 है, इसको इग्नोर करेंगे। यहाँ पे गए, बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई है आपकी बेटा, बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई है। बिल्डिंग की वैल्यू कम होने का मतलब क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, हमने बेचा होगा। यहाँ बढ़ गई है तो इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसको लेंगे सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इसको लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, ये बढ़ गई हैं, ये भी इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ गुडविल का दे रखा था, गुडविल वाली कम हुई है तो ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यू नीड लिटिल बिट प्रैक्टिस, तो ये आइटम एक बार देख लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। आपकी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री आपकी क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं तो ऑपरेटिंग में प्लस। ट्रेड रिसीवेबल आपके क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं आपके, तो ये ऑपरेटिंग में माइनस। ये सबसे लास्ट में हम लेते हैं। एक चीज़ और यहाँ दे देंगे, यहाँ प्रपोज डिविडेंड भी दे रखा था, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है 2019-20 में। तो मैंने बताया था 2020 का तो उठा करके हटा दीजिए 45,000, तो केवल 39,000 लेंगे। 39,000 क्या होगा, पहले ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फाइनेंसिंग में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि 2020 का तो हमारे लिए करंट लायबिलिटी होता है। तो मैंने समझाने की कोशिश करी। एक और है 54 क्वेश्चन और है यहाँ पे हमारे पास, वो भी हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। 54 क्वेश्चन में हमें कैसे करना है, ये भी 2014 में आया हुआ है फॉरेन के अंदर में। यहाँ आपकी शेयर कैपिटल है, देखिए 6 से 8 लाख हो गई, ये फाइनेंसिंग में प्लस। और यहाँ से हमारी गाड़ी का इंजन है 3 लाख से 4 लाख, डिटेल दे रखी है इसकी इन्होंने। 3 लाख से 4 लाख में कोई डिटेल नहीं, यही है, तो यही ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। ये हमारी गाड़ी का इंजन होगा, कितने रुपए का होगा, 1 लाख रुपए का होगा। बाकी हम क्या करेंगे, ये फाइनेंसिंग में प्लस हो गया, और ये हमारा ऑपरेटिंग में क्या हो गया, प्लस हो गया हमारे पास। नॉन करंट बोरोइंग है, कम हो गई हैं, फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएंगी। ट्रेड पेबल हैं आपके, कम हो गए हैं, ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएंगे। फिक्स एसेट्स हैं आपके, बढ़ गए हैं, इन्वेस्टिंग में माइनस। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गए हैं, इन्वेस्टिंग में माइनस। करंट इन्वेस्टमेंट बताया था मैंने, इसको सीसी लेंगे, टच मत करना है इसको, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को भी, यानी कि यहाँ पे इन दोनों को हमें सीसी की फॉर्म में लेना होता है, ध्यान रखेंगे, कभी आप करंट एसेट की तरह ट्रीट कर लो। इन्वेंट्री आपकी कम हो गई हैं तो ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ट्रेड रिसीवेबल जो है हमारे पास हमारे कम हो गए हैं तो ये भी ऑपरेटिंग में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन करेंगे, और आगे आने वाली वीडियो के अंदर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 ऑनवर्ड्स हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा।